नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विथ आकाश में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा कि इतिहास के 51 यानी कि 51 प्रश्नों पर बात किया जाएगा और उनके उत्तरों पर बात किया जाएगा जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। हाँ दोस्तों, मतलब कि इन प्रश्नों का पेपर में बार बार रिपीटेशन होता रहता है। और दोस्तों, प्रश्न के साथ हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे जो बार बार पूछा जाता है। तो देखने में तो ये दोस्तों 51 ही प्रश्न होंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको बहुत जानकारी मिलेंगी। करीबन करीबन आपको 400-500 प्रश्न और उत्तर उसका यहाँ से तैयार हो जाएगा। और दोस्तों, बहुत कम समय में ही हम लोग इसको कवर करेंगे। और दोस्तों, आप लोग का जब यह वीडियो कंप्लीट होगा तब आप लोग को एहसास होगा कि आज हम उन प्रश्नों को सीखे हैं जो बार बार हमसे पूछा जाता है और जिन प्रश्नों पर हम कंफ्यूज होते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल से जुड़ने से बाकी है वो लोग चैनल से जुड़ जाए। और दोस्तों, हम लोग बिना समय गंवाए, हाँ दोस्तों, बिना समय गंवाए, यानी कि यदि सूरज की तरह चमकना है दोस्तों, हाँ दोस्तों, यदि सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह पहले जलना पड़ेगा। क्या करने पड़ेगा दोस्तों? सूरज की तरह पहले जलना पड़ेगा। यदि राम की तरह फेमस होना है तो पहले दोस्तों बन बन भटकना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, तो आइए हम लोग अपने वाणी को यही विराम देते हैं और उन प्रश्नों की बात करते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखते हैं हम लोग का पहला प्रश्न क्या है। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है, कह रहा है क्या, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों, मकबरा से एक प्रश्न पूछा ही जाता है। कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए कह रहा है दिल्ली है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आगरा है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है सासाराम है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है लाहौर है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या? सासाराम। और कुछ शासकों का मकबरा जानते हैं जो बार बार पूछा जाता है। और दोस्तों, आप लोग इसे नोट मत करिए, बस इसे एक दो बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आपको इसी वीडियो में इसको याद भी धीरे धीरे करवाया जाएगा। देखिए, जैसे हम लोग ने क्या जान लिया कि शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम। सासाराम कहाँ है? तो बिहार में है, इतना ठीक है। वैसे ही देखिए, बाबर का मकबरा कहाँ है? तो काबुल में है। शाहजहां का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो सिकंदरा में है। अभी हम तीन लोगों का देखें, किसका किसका? बाबर का काबुल में। आप लोग मेरे साथ एक बार बोलिए भी, बाबर का काबुल में, शाहजहां का आगरा में, अकबर का सिकंदरा में, हुमायूं का दिल्ली में, शेरशाह का सासाराम में। अभी हम लोगों ने पढ़ा। औरंगजेब का कहाँ है? तो दौलताबाद में है। और जहांगीर का कहाँ है? तो लाहौर में है। और बहादुर शाह जफर का कहाँ है? तो रंगून में है। दोस्तों, इतने ही मकबरों से आपसे बार बार प्रश्न पूछा जाता है। एक बार और सुन लीजिए, बस दोस्तों आप लोग सुनते रहिए। देखिए, बाबर का शेरशाह का सासाराम में हो गया, बाबर का काबुल में हो गया, शाहजहां का आगरा में हो गया, अकबर का सिकंदरा में हो गया, हुमायूं का दिल्ली में हो गया, औरंगजेब का दौलताबाद में हो गया, जहांगीर का लाहौर में हो गया, बहादुर शाह जफर का रंगून में हो गया। आइए फिर हम लोग दूसरे प्रश्न पर बात करते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है, कह रहा है क्या, 712 ईस्वी में सिंध का अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। कह रहा है क्या कि जब 712 ईस्वी में मतलब सिंध पर अरबों ने आक्रमण किया था, उसका शासक कौन था। कह रहा है क्या, दाहियार, दाहिर, चच और राय साहनी। तो दोस्तों कौन था? तो देखिए, उस समय चच का लड़का कौन था? तो दाहिर का शासन था जब अरबों ने आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। और देखिए दोस्तों, सिंध विजय की जानकारी हमको किससे मिलती है? तो एक फारसी ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? आप लोगों में से जिनको पता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो चीज़ पूछा जाता है आपको पता है तो आप लिखिए और बोलिए, तभी आपका कंफ्यूजन भी दूर होगा और उस प्रश्न को आप भूलेंगे भी नहीं। दोस्तों, ऐसे हमें बहुत चीज़ याद आता है, लेकिन पेपर में जब भी सामने आता है तो टाइम के चलते हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस प्रश्न को, उस उत्तर को ज़्यादा बार बोले नहीं रहते हैं। तो ठीक है, आप लोग लिख लिए होंगे क्या कि फारसी ग्रंथ वो कौन सा है? तो उस फारसी ग्रंथ का नाम है चचा नामा। क्या नाम है दोस्तों? चचा नामा। ठीक है, इससे क्या मिलता है? तो सिंध विजय की जानकारी मिलता है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, आप लोग इस पूरे प्रश्न को देखिए, मतलब इस श्रृंखला के पूरे वीडियो को देखिए, आपको ऐसा जानकारी मिलेगा ना, मतलब कि आप कहेंगे कि आज मेरा कुछ प्रश्न तैयार हुआ है।
और वीडियो लास्ट में आपको पूरा बेहतर लगेगा, अच्छा लगेगा और कुछ लगेगा कि मेरे लिए काम की बात हुई है, तब आप वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? दोस्तों यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है क्या राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा रतन सिंह, राणा हमीर। तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो राणा कुंभा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है क्या पृथ्वी राज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा है? भवभूति, जयदेव, चंद्रबदाई, बाणभट्ट। तो बताइए तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? तो चंद्रबदाई ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है क्या लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी याति केसरी ने, लाल तेंदु केसरी ने, नरसिंह देव ने, प्रताप रुद्र देव ने। तो देखिए लिंगराज मंदिर का नींव किसने? याति केसरी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए लिंगराज मंदिर के बारे में कुछ जान लीजिए। पहले तो यह किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। और किस देवता को है? तो शिव को है। जब शिव को है तो हिंदू धर्म से संबंधित है। और इसके निर्माण आप लोग जानेंगे कौन? याति केसरी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो गया। ये फिर आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है क्या सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? अब देखिए किस मंदिर की बात कर रहा है? तो सोमनाथ मंदिर की। कह रहा है कि जब आक्रमण वह किया है गजनी, तो उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम, भीमदेव द्वितीय, मूलराज प्रथम, इनमें से कोई नहीं। तो उस समय शासक कौन था? भीमदेव प्रथम। यह भी प्रश्न दोस्तों बहुत पूछा जाता है। कौन शासक था? तो भीमदेव प्रथम। ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और जान लीजिए मोहम्मद गजनी के बारे में। सुबतगीन का पुत्र था। ठीक है। इसकी दो उपाधियां बहुत पूछा जाता है, यामिनी उद दौला यानी साम्राज्य का दाहिना हाथ, यामी उद मिल्ला यानी मुसलमानों का संरक्षक। कौन कौन सी दो उपाधियां? यामिनी उद दौला का और अमीन उद मिल्ला यानी कि मुसलमानों का संरक्षक। ठीक है। आइए फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए क्या दिया है, ब्लैक पगोड़ा है। पहले तो क्या है? तो पहले एक मंदिर है। कहाँ स्थित है? मिस्र में, श्रीलंका में, कोणार्क में, मदुरई में। तो कहाँ है? ब्लैक पगोड़ा कोणार्क में स्थित है। कोणार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो गया। अब देखिए इसको किसने बनवाया था ब्लैक पगोड़ा का? तो नरसिंह देव प्रथम। किसने? नरसिंह देव प्रथम ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर भी इसे कहते हैं। मंदिर का पुण्य स्थल यानी कि जो स्थल है वहाँ का विशाल मीनार जो है काले रंग की है, काले रंग की दिखाई देती है, इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? तो ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। पगोड़ा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे फिर हम देखते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ? पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गौरी, भीम द्वितीय एवं मोहम्मद गौरी, जयचंद्र एवं मोहम्मद गौरी, इनमें से कोई नहीं। तो चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसमें? जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, किसमें? जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय कौन हुआ था। हाँ दोस्तों, तब तक हम तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में भी बताएंगे और तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में बताएंगे। तब तक आप लोग अपने सुंदर अंगुलियों से और सुंदर हाथ से एक बार मतलब कि अच्छा लिख दीजिए क्या कि तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय कौन हुआ था। अब देखिए तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में हुआ था। और किन के बीच में हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान के बीच में और मोहम्मद गौरी के बीच में। तो इसमें क्या हुआ? तो प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हम लोग के जीत गए और मोहम्मद गौरी हार गया, हार के चला गया। अब दूसरा आप लोग ने लिख दिया होगा। तो देखिए दूसरा 1192 ईस्वी में हुआ था। इसमें कौन? गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। हाँ दोस्तों, इसमें गौरी जीतता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। अब देखिए कनौज विजय जब होता है तो गौरी के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। तो कनौज विजय पर गौरी क्या करता है? तो सिक्कों पर क्या करता है? तो देवी लक्ष्मी का चिन्ह अंकित कराता है। ठीक है। और गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को
हो जाती है। इतना आपको जानकारी चाहिए। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है क्या, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग, दंती वर्मन, गोविंद कृष्ण फर्स्ट, इंद्र थर्ड। तो राष्ट्रकूट दंती दुर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है क्या, किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? दोस्तों ये बहुत पूछा जाता है। किस शासक ने? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, इनमें से कोई नहीं। तो किसने? मिहिर भोज ने द्वितीय क्या आदिवराह की उपाधि धारण की थी। दोस्तों इसमें आपको इतिहास के मतलब कि मेडिवल हिस्ट्री के ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे, और आपको इसके बाद भी वीडियो मिलेगा जिसमें मॉडर्न के भी मिलेंगे 51, वैसे एशियंट का, वैसे ही दोस्तों आप लोगों को ज्योग्राफी का भी वीडियो दे दिया गया है, और हिंदी का भी दिया गया है, और संविधान का भी दिया गया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों एक बार देखिए, बहुत से लोगों ने उस पर अच्छे से कमेंट भी डाला है कि हाँ सर यह वीडियो बहुत लाभकारी है। तो आप लोग भी देखिए, और अच्छा लगे तो आप लोग भी अपना कमेंट अपने नाम से डालिए। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं आगे। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था जयसिंह द्वितीय, विक्रमादित्य 5, शमशेर सेकेंड और पुलकेशिन द्वितीय। तो चालुक्य वंश का कौन सा सबसे, अब बताइए, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। राष्ट्रकूट वाला तो अभी हुआ ही है। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है क्या, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चालुक्य, पल्लवा, वाकाटा, सातवाहन। तो देखिए कौन कराया था? तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्यों ने कराया था। किसने कराया था? चालुक्यों ने कराया था। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। कर्नाटक राज्य में यह मंदिर स्थित है, कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित है। और किस नदी के तट पर? बहुत पूछा है। तो कर्नाटक में कौन सी नदी? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो विजयनगर साम्राज्य के, विजयनगर साम्राज्य वालों ने इसका निर्माण कराया था। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, होयसल की राजधानी का नाम क्या है? वारंगल, देवगिरी, द्वारसमुद्र, कृष्णगिरी। तो देखिए होयसल की राजधानी का नाम क्या है? तो द्वारसमुद्र, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे कुछ देखते हैं। कह रहा है क्या, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था पल्लवों ने, चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने, फिर क्या करा है, एक पालों ने दिया है। तो देखिए एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूटों ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, कह रहा है क्या, ध्यान से देखिएगा, मोहम्मद गजनवी ने सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा है? कह रहा है कि मोहम्मद गजनी ने जितने आक्रमण किए था उसमें सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा है? मुल्तान भतिंडा पर आक्रमण 1004 में, नारायणपुर पर आक्रमण 1002 में, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025-26, कालिंजर पर आक्रमण। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या था? तो सोमनाथ पर आक्रमण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए फिर आगे देखते हैं। अब देखिए कह रहा है मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? अब वो किस लिए आक्रमण करता था? इस्लाम का प्रचार, गजनी साम्राज्य का विस्तार, मूर्ति को तोड़ने और मंदिरों को लूटना, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। हाँ दोस्तों, उसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था? तो मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन के उद्देश्य से वो आक्रमण करता था, यानी धन लूटना चाहता था। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है क्या, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? दोस्तों यह प्रश्न कई बार पूछता है। क्या अल बरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी? ठीक है, किताब अल खिराज, किताब अल हिंद, किताब अल रहेला, इनमें से कोई नहीं। तो क्या किताब अल हिंद किसने? अल बरूनी ने। अल बरूनी की सबसे मतलब कि प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी? किताब अल हिंद है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
आइए फिर आगे हम देखते हैं। अब देखिए, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। तो आगरा नगर तो पहले किस वंश, तो लोदी वंश का है। अब लोदी वंश जैसे देखिए, दिल्ली सल्तनत के जितने भी वंश है उन्हें याद करने का सबसे अच्छा मतलब कि सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? गुलाब खिले तो सुगंध लो, यानी कि देखिए, गुलाब से गुलाब वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सुगंध से सैयद वंश, लो से लोदी वंश। खिले तो सुगंध लो, ठीक है। तो देखिए, तो क्या करें, आगरा नगर सिकंदर लोदी यानी लोदी वंश का यह मंदिर है, अगर मतलब नगर है, और किसके, सिकंदर लोदी ने इसको बनवाया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर आगे देखते हैं। देखिए क्या करा है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। आप लोगों में से जिन लोगों को या जिन कैंडिडेट को इसका उत्तर पता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों कि चौगान यानी पोलो खेलते समय किस शासक की मृत्यु हुई थी? वह दिल्ली सुल्तान मतलब कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था? आप बताइए तो एक बार जरूर। हम आप लोगों को 5 सेकंड का समय देते हैं। आप लोग का टाइम अब शुरू हो गया है। 1 2 3 4 5। तो देखिए वो कौन था, तो वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ और जान लीजिए। देखिए यह क्या था, तो यह गोरी का तो पहले एक दास था, ठीक। तुर्क जनजाति का था। किसका था? तुर्क जनजाति का। क्योंकि यह गोरी का गुलाम था, इसलिए इसने दास या गुलाम वंश का संस्थापन किया। लाख वक्स यानी दानी प्रवृत्ति होने के कारण लाख वक्स की उपाधि धारण की। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या निर्माण करवाया है, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखिए। कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा, यह क्या है? तो यह भी एक मस्जिद है। इसका निर्माण किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। और कुतुब मीनार जो दिल्ली में है उसका नींव भी किसने रखा है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आगे ही गया, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर आगे देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? इसका उत्तर दोस्तों आप लोग बताएंगे, क्योंकि मैं आप लोग को ऊपर एक बार बताया हूँ। अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? अलाउद्दीन मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? मोहम्मद गजनी और पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान। आप बताइए कि तराइन का द्वितीय लड़ाई किसके किसके बीच में हुआ है? तो किसके बीच में? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? अब बताइए, यात्री जो इब्न बतूता है कहाँ से आया था? तो यह मोरक्को, फारस, तुर्की, मध्य एशिया। तो यह कहाँ से आया था? तो यह आया था कहाँ से? तो यह आया था मोरक्को से। और किसके शासनकाल में? तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको मूर्ख और बुद्धिमान शासक के नाम से भी जाना जाता है। हाँ दोस्तों, किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है क्या मोहम्मद गजनी ने कौन सी उपाधि धारण किया? कह रहा है क्या यामिनी उद दौला, अमीन उल मिलत, मुसलमानों का संरक्षक। और ऑप्शन सी कह रहा है ए और बी दोनों। देखिए ए क्या लिखा है, यामिनी उद दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ, अभी आप लोग को बताया गया है। तो देखिए उसने क्या ए और बी दोनों उपाधि धारण किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, क्या कह रहा है, कह रहा है क्या लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी,
बहलोल लोदी, इनमें से कोई नहीं। तो लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। लोदी वंश देखिए 1451 से 1526 ईस्वी तक चला है। ठीक है, अब कुछ और जान लीजिए। बहलोल लोदी को क्या? तो बहलोल शाह गाजी का उपाधि भी दिया गया है। और बहलोल लोदी के बाद एक शासक होता है जिसका नाम क्या है? सिकंदर लोदी, जो लोदी वंश का सबसे मतलब प्रसिद्ध शासक था। आगरा शहर की स्थापना इसने ही कराया था, सिकंदर लोदी ने ही। गज ए सिकंदरी चलाया, जो किससे संबंधित था? कृषि विकास एवं भूमि नापने से। और सिकंदर लोदी क्या करता था? गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। किस नाम से? तो गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। ठीक है, तो इतना आप जानिए। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है क्या? भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्यों नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों यह भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। आप लोगों में से जिन लोगों को इसका उत्तर पता है तो एक बार जरूर बताएं। कह रहा है शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए खिलजी वंश, पहले तो ये इसका उत्तर यानी कि बाजार नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब खिलजी वंश के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। 1290 से 1320 तक खिलजी वंश चलता है। इसके संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हैं, जो 1290 से 1296 तक शासन करते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा जानेंगे किसके बारे में हम लोग। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखिए 1296 से 1316 तक ये शासन करते हैं। इनका वास्तविक नाम अली या गुरसब था। सिकंदर ए सानी की उपाधि लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी। रहमतों का सिद्धांत किसने चलाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। दो चर, एक कौन से? एक चराई चर कर, एक घाटी कर, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अस्थाई सेना पूछ दे, नगद वेतन पूछ दे, सैनिकों की हुलिया लिखने के, घोड़े के दागनों के संबंध, तो किससे? अलाउद्दीन खिलजी साहब से है। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 26 प्रश्न को और उसके साथ कई और प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया। और दोस्तों आप लोग बस वीडियो को लाइक करिए और अपना फीडबैक दोस्तों ज़रूर दीजिए कि आप लोग को प्रश्न कैसे लगे। देखिए दोस्तों आप लोग के लाइक और फीडबैक हम लोग को एक एनर्जी देता है। और कैसा एनर्जी देता है इस बात को समझ लीजिए। हम लोग को यह पता चलता है कि जो कंटेंट हमारी टीम आपके लिए ला रही है वह कंटेंट आप लोग को किस हद तक लाभ हो रहा है और आप लोग को कितना अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग थोड़ा सा अपनी अंगुलियों को कष्ट देंगे और लाइक भी कर देंगे वीडियो को और अपना फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या अगला प्रश्न, अल बैरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब अल हिंद या तारीख अल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? भारतीय गणित, भारतीय इतिहास भूगोल, खगोल विज्ञान दर्शन, इनमें से सभी। तो इसमें से क्या है? इनमें से सभी किस में है? किताब अल हिंद में या तारीख अल हिंद में। यह किनकी पुस्तक है? तो अल बैरूनी की। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या अल बैरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद, अबू अब्दुल्ला, अली गुरसप्पा, इनमें से कोई नहीं। तो अल बैरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? इब्न बतूता, जियाउद्दीन बर्नी, शम्स ए सिराज, आफिफ, सिकंदर लोदी। तो कौन लिखता था? तो सिकंदर लोदी लिखा था। जिसने क्या किया था? तो जिसने आगरा का संस्थापन किया था, मतलब कि आगरा की स्थापना किया था। आइए फिर कुछ और देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बलवन ने एक नीति चलाई थी, अगर जिसको पता है वह एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज तुगलक। तो सबसे ज़्यादा गुलाम किसके दरबार में थे? तो फिरोज तुगलक को। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते। देखिए
फिरोज तुगलक ने मतलब फिरोज शाह तुगलक ने हिंदुओं के लिए जिमी कर, ब्राह्मणों के लिए जजिया कर लाया और इसको एक कल्याणकारी शासक के रूप में भी जाना जाता है। अब देखिए, दीवान अखारात दारुल सफ़ा एक अस्पताल था और दीवान अखारात क्या था, तो आर्थिक सहायता से मतलब कि संबंधित था। यह किससे सब संबंध रखता है, तो ये सारे चीज़ फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। तो हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा, हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर देखते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है क्या, अमीर कोही मतलब कि कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था। कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो किसके द्वारा, यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्या, मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसका वास्तविक नाम जूना खां था। इसे बुद्धिमान और मूर्ख शासक के नाम से प्रसिद्ध है, मतलब कि दोनों कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, दीवान एक कोही जिसे अमीर एक कोही भी कहा जाता है, यह कृषि विभाग यह किसने स्थापित किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब देखिए, मोरक्को यात्री इब्न बतूता जिसने एक पुस्तक लिखी थी क्या, रेहला, वह किसके दरबार में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। ठीक है। अब देखिए, विजयनगर और बहमनीस राज्य की स्थापना किसके समय में, तो इसी के समय में हुई थी। अब देखिए, बादायूनी क्या लिखते हैं कि अंततः लोगों को उससे और उसे लोगों से मुक्ति मिल जाती है, कब, जब मोहम्मद बिन तुगलक मर जाता है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई, ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। तो किसके विकास में, अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने सिकंदर ए सानी यानी कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। तो किसने धारण की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था। अब देखिए ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। चंगेज खां, तैमूर लंग, नादिर शाह, इनमें से कोई नहीं। तो कौन चंगेज खां अपने को क्या कहता था, तो ईश्वर का अभिशाप कहता था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इस देखिए। अब देखिए, निम्नलिखित में से किसने चहलगानी 40 दलों का पूर्णतः सफाया कर दिया, बलबन, इल्तुतमिश, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी। तो किसने किया था, तो बलबन ने सफाया किया था किसका, 40 दलों का पूर्णतः, यानी कि चहलगानी का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा बलबन के बारे में जान लीजिए। देखिए, दीवाने ए अर्ज नामक एक सैन्य विभाग किसने चलाया था, तो बलबन ने। सिजदा पाबोस नामक प्रथा किसने, तो बलबन ने। और बलबन के मतलब कि दरबार में नवरोज का प्रारंभ हुआ था, जो एक फारसी त्यौहार था। ठीक है। और एक और अमीर खुसरो और अमीर हसन भी बलबन के दरबार से ही संबंधित है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो गया। आगे देखते हैं। देखिए अगला आ ही गया, क्या कह रहा है, क्या किसने दरबार में सिजदा घुटनों पर बैठकर शीश नवाना, यानी घुटनों पर, एवं पाबोस कर शीश नवाना एवं पाबोस पाँव को चूमने की परिपाटी चलाई, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो किसने, बलबन ने चलाई थी। किसने दोस्तों, तो बलबन ने। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर आगे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है क्या, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया, क्यों, इसको 1000 दिनारी क्यों कहा जाता था, क्योंकि इसको 1000 दिनार में ही खरीदा गया था। तो कह रहा है ऑप्शन नंबर क्या, उसे 1000 दिनार में खरीदा गया। वह 1000 सैनिकों का प्रधान था।
उसके पास 1000 गांवों का स्वामित्व प्राप्त था, इनमें से कोई नहीं। तो वह क्या था, उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं क्या कह रहा है। किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दागी मतलब कि घोड़ों पर दाग अवस्थित चिन्ह लगाना एवं हुलिया सैनिकों को पहचान चिन्ह का प्रचलन किया? तो कौन करता था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी। तो कौन करता था? किसने? अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण भी किसने चलाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है। किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? कौन? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। तो कौन चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोज शाही लिखी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो किसने लिखा था? तो फिरोज तुगलक ने लिखा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय, तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। दोस्तों यह बात आप लोगों को ऊपर बताया गया है और आप लोगों में से सभी लोगों को याद है। अगर जिनको याद है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो इसका उत्तर क्या होगा कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा दार उल सफ़ा क्या था, मतलब जो स्थापित किए थे फिरोज शाह तुगलक, दार उल सफ़ा क्या था? आप लोग लिखिए, मैं आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। चलिए 10 सेकंड का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या था दोस्तों? तो एक खैराती अस्पताल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग नीचे देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई है? ये भी आप लोग को बताया गया है। मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, इनमें से कोई नहीं। जिनको पता है जल्दी लिखे, कौन था? तो मोहम्मद गौरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है क्या पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? कह रहा है क्या 11 अप्रैल 1529, 11 अप्रैल 1526, 15 अप्रैल 1528, तो 20 अप्रैल 1527। तो कब हुआ था? 11 अप्रैल 1526 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है। गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? बड़ा ईमान बाड़ा, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, सिद्दी बसीर। तो किसका? बुलंद दरवाजा का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? हुमायूं के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, अकबर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा। तो किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा यह शुरू किया गया था। आइए फिर आगे देखते हैं, अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्या मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी। आप लोगों में से जिनको पता है एक बार जरूर बताएं। तो यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है और बहुत कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है। बताइए तो कौन था? उर्दू था, हिंदी, अरबी, फारसी। तो मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो फारसी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्राकष्ट चरमोत्कर्ष प्राप्त की थी? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। किसके? जहांगीर में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम, मुमताज महल, जहां आरा बेगम, रोशन आरा बेगम। तो किसने? गुलबदन बेगम ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा या चैनल पेज पर जाइएगा, आपको ऐसे ही मिलेगा क्या ज्योग्राफी के 51 टॉप क्वेश्चन। और चूंकि दोस्तों इतिहास बहुत बड़ा है तो इसमें अभी मेडुअल के ज़्यादा क्वेश्चन मिले हैं। ऐसे ही आपको मॉडर्न का भी मिलेगा और एशियंट का भी मिलेगा। और दोस्तों ऐसे ही आपको संविधान का भी दिया गया है, हिंदी का भी दिया गया है,
आप लोग दोस्तों एक बार इन सारी मतलब इस सीरीज के अंतर्गत जो भी आप लोग को वीडियो दिया जा रहा है उसको आप लोग देखते जाइए। मतलब कुछ दिनों में आपके पास जितने प्रश्न बार बार रिपीट किए जाते हैं वो सारे प्रश्न आप लोगों के पास हो जाएंगे। और दोस्तों इसके पीडीएफ के लिए आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम चैनल का पेज ज्वाइन करिए, आप लोगों को इसका पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, वाजिर अली शाह, हर्षवर्धन और अकबर। तो किसके? अकबर के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है क्या, अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षक था हेमू, फौजी, अब्दुल फजल, बैरम खान। तो कौन था? तो बैरम खान। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे बाबर के, शाहजहां के, जहांगीर के, अकबर के। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका उत्तर मैं आप लोग को अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा, या जो लोग कमेंट करेंगे उनको इसका उत्तर जरूर दिया जाएगा। और दोस्तों आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल से जो लोग बाकी हैं जुड़ने से वो लोग चैनल से जुड़ जाएं। और दोस्तों आप लोग टीम के सपोर्ट के लिए इस वीडियो को भी दोस्तों शेयर कर दीजिए यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। और दोस्तों हम लोग मिलेंगे एक और बेहतर वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों आप लोग मुस्कुराइए, हंसिए, और दोस्तों एक बार इसे जरूर रिवीजन करिएगा। आप लोगों को यह वीडियो किसी भी परीक्षा में मतलब 2-3 नंबर दिलाने के लिए खराब नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अपना ध्यान रखिए। हम लोग मिलेंगे एक और बेहतर वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।